नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव में श्वसन एवं श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। और एक क्लास अपलोड कर चुका हूं और उस क्लास में हमने जो श्वसन की जो रूपरेखा पढ़ी थी या इस लेसन की जो रूपरेखा बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि हम यहाँ पर 5 पॉइंटों के तहत मानव में श्वसन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट बताया था आपको श्वसन की परिभाषाएं, ठीक है। तो श्वसन की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट है श्वसन के प्रकार, दूसरा श्वसन के प्रकार। तो ये शुरुआत के जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने 3 पॉइंट और बचे हैं। एक तो है आपके श्वसन अंग और श्वसन तंत्र, है ना। अपन बात करें तो मानव श्वसन अंग और श्वसन तंत्र, और एक है श्वसन की क्रियाविधि और एक है श्वसन संबंधी प्रमुख रोग, ठीक है। तो 2 तो हम पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ लिया? एक तो श्वसन की परिभाषा पढ़ ली और एक हमने पढ़ लिया है श्वसन के प्रकार। आज अपन तीसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे और तीसरा पॉइंट है श्वसन अंग और श्वसन के तंत्र, अर्थात यूं कह सकते हैं हम मानव श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव श्वसन अंग और मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ जो डायग्राम दिया गया है, तो इस डायग्राम में मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। और इसी को हम पढ़ेंगे। तो मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और श्वसन तंत्र क्या है, तो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो, मानव में गैसीय आदान प्रदान के लिए सुविकसित श्वसन अंग, सुविकसित श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र पाया जाता है। आगे बात समझ में, मतलब मनुष्य में अपन श्वसन की बात करें तो बाकी वाले प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सुविकसित प्रकार के श्वसन अंग और श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं और ये हमारे अंदर पाया जाता है। आगे बात करें, आगे देखो, ये पॉइंट हो गया। आगे देखो, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र, ठीक है, जिसको अपन नासा द्वार भी बोलते हैं। ये जो हमारे जो दोनों नासा छिद्र है ना, द्वार, इनको नासा छिद्र बोलते हैं दोनों। बीच में यहाँ एक पट है, देखो बीच में क्या है, बीच में ये एक पट है और इधर दोनों की साइड में 2 नलियां है ना, जिनको हम बोलते हैं नासा मार्ग। क्या बोलते हैं? नासा मार्ग। तो ये नासा छिद्र है, ठीक है। तो नासा छिद्र या नासा द्वार, फिर नासा गुहा, फिर नासा गुहा, फिर नासा ग्रसनी, कंठ, कंठ के बाद में श्वास नली, फिर श्वसनी एवं फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये जो भाग होता है ये मिलकर है वो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो जैसे वहां पे जो डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में सबसे ऊपर देखो नासा द्वार लिखा हुआ है और नासा द्वार को तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। अपने जो ये दोनों जो ये है, ये 2 नासा द्वार होता है ना, ये 2 नासा द्वार होता है, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ आपके नासा मार्ग या नासा गुहा। तो नासा गुहा क्या है? नासिका जो होती है वो अंदर की तरफ है, कहाँ खुलती है? खोपड़ी के अंदर की तरफ खुलती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपने नासा गुहा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नासा गुहा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो फिर आती है नासा ग्रसनी। तीसरे नंबर पर फिर क्या है? 3rd नंबर पे आएगी आपके नासा ग्रसनी, है ना। नासा ग्रसनी, ग्रसनी का वो भाग है जहां नासा गुहा खुलती है, जहां नासा गुहा खुलती है वो नासा ग्रसनी का भाग होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर नासा ग्रसनी के बाद में आता है कंठ, ठीक है। डायग्राम में देखो, ठीक है, 4 नंबर पर कंठ दर्शाया गया है, ठीक है। कंठ के बाद में आती है श्वास नली, है ना। ये यहाँ हो गए कंठ, यहाँ हो गए कंठ और कंठ के नीचे ये हो गई अपनी श्वास नली जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये श्वास नली डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये श्वास नली फिर दोनों फेफड़ों में जाते टाइम 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। उन दोनों शाखाओं को क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। और ये श्वसनी आगे फेफड़ों में जाकर खुलती है। किसमें खुलती है? फेफड़ों में खुलती है। तो इनसे मिलकर हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। आगे देखो, मानव में फेफड़े या जिनको अपन फुफ्फुस बोलते हैं, फेफड़े या फुफ्फुस मुख्य श्वसन अंग है। ध्यान रखना है, मुख्य श्वसन अंग कौन होता है मनुष्य के? फेफड़े। ये कई बार सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना है ना, यहां से ये इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आया हुआ है कि मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग कौन होता है, तो फेफड़े होता है, फुफ्फुस होता है, लंग्स,
अंग्रेजी में बोलते हैं लंग्स। आगे देखो, शेष संरचनाएं, जो शेष बची हुई संरचनाएं, फेफड़ों को छोड़ दो तो बाकी जो संरचनाएं बची है, श्वसनी है, श्वास नली है, उल्टा चलो, श्वसनी, श्वसनी से श्वास नली, फिर कंठ, कंठ के बाद में नासाग्रसनी, नासाग्रसनी से ऊपर क्या है, नासागुआ और नासिका। ये सब किसका निर्माण करता है, श्वसन मार्ग का निर्माण करता है। ये सब किसका निर्माण करता है, श्वसन मार्ग का निर्माण करता है, मतलब श्वसन मार्ग बनाता है। आगे बात समझ में, आगे देखो, फेफड़ों में स्थित वायु कूपिकाएं, फेफड़ों में कौन होती है, वायु कूपिकाएं होती है, ठीक है। इनके बारे में आगे अभी मैं बताऊंगा, आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फेफड़ों में स्थित वायु कूपिकाएं श्वसन सतह का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, श्वसन सतह का कार्य करती है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल से विद डायग्राम, ठीक है। अब देखो श्वसन मार्ग में कौन कौन से भाग शामिल है। तो श्वसन मार्ग में अपन बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है नासाद्वार से, ठीक है। नंबर 1 वहां नासाद्वार सबसे ऊपर लिखा गया, नासाद्वार। नासाद्वार आगे किस में खुलेगा, नासागुहा में खुलेगा। तो ये तीर के निशान लगा दिए मैंने। फिर ये नासाद्वार किस में खुलता है, नासागुहा में खुलता है। नंबर 2 नंबर पर वहां नीचे देखो नासागुहा है, ठीक है, डायग्राम के अंदर। नासागुहा फिर किस में खुलती है, नासाग्रसनी में खुलती है। किस में खुलती है, नासाग्रसनी में खुलती है, ठीक है, नासाग्रसनी में खुलती है। नासाग्रसनी फिर किस में खुलती है, कंठ में खुलती है। किस में खुलती है, कंठ में खुलती है। डायग्राम में देखो कंठ लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है ये कंठ, ठीक है। कंठ ध्वनि उत्पन्न करने का भी काम करता है, ठीक है ना, ध्वनि उत्पन्न करता है कंठ से। उसके बाद में कंठ खुलते हैं श्वास नली में। किस में खुलता है, कंठ खुलता है श्वास नली में, जो कि लगभग 12 सेंटीमीटर है और कंठ से लेकर फेफड़ों तक फैली है। कंठ से लेकर फेफड़ों तक जो फैली हुई जो संरचना है, एक नली है, एक पाइप है, उस पाइप को या नली को क्या बोलता है, श्वास नली बोलता है। और ये श्वास नली फेफड़ों के समीप जाकर 2 भागों में डिवाइडेड हो जाती है, मतलब 2 छोटी नलियों में बंट जाती है, 2 उप शाखाओं में बढ़ जाती है, 2 नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिनको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। और फिर ये श्वसनी दाएं और बाएं दोनों, 2 श्वसनी होती है, 2 श्वसनी होती है, दाएं और बाएं फेफड़े में चली जाती है, ठीक है। तो ये इतना जो भाग है वो श्वसन मार्ग का है, और लास्ट में फेफड़े जोड़ो तो यह जोड़ दो। तो मुख्य श्वसन अंग तो फेफड़े होता है, बाकी जो ये 6 भाग है वो श्वसन मार्ग का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ। अब इनके बारे में, ये जो श्वसन मार्ग है इसको अपन डायग्राम के साथ एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती है, नासाद्वार क्या होता है, नासागुहा क्या होती है, ग्रसनी क्या होता है, फेफड़े क्या होता है, कूपिकाएं क्या होती है, तो इनके बारे में एक एक करके अब अपन डिटेल से देखते हैं। तो देखते हैं सामने देखो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नासाद्वार एवं नासागुहा, ठीक है। तो नासाद्वार और नासागुहा क्या होता है, देखो वायु नासाद्वार से, है ना, नासाद्वार जो ये होता है ना, जो दोनों नासाद्वार होता है, डायग्राम में देख लो नासाद्वार, नासाद्वार से नासागुहा में प्रवेश करती है। वायु नासाद्वार से किस में जाएगी, नासागुहा में। जो ये है ना, ये नासागुहा, ये ऊपर का है ना, इस नासागुहा में प्रवेश करती है। नासागुहा में रोम एवं क्या पाया जाता है, एक तो बाल समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको बोलते हैं रोम, है ना। नाक के अंदर क्या होता है, बाल होता है, बाल या रोम होता है। रोम एवं श्लेष्मा पाया जाता है ना, श्लेष्मा पाए जाता है, चिपचिपा पदार्थ, है ना। जब जुकाम लगती है तो जो तरल पानी आता है ना, वो उसी की वजह से आता है, ठीक है। तो नासागुहा में क्या होता है, एक तो होता है रोम या बाल समान संरचनाएं होती है, और एक होता है श्लेष्मा, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो वायु को छानकर उसे अशुद्ध करते हैं। जैसे अपन मान लिया कि अपन श्वास लेते हैं, तो अपन जब श्वास लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि धूल मिट्टी के कण है ना, इस प्रकार की अशुद्धियां होती है, ठीक है, या बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, वायरस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो बाल जो होते हैं या जो रोम होते हैं, वो रोम धूल मिट्टी के कणों को उसी के अंदर फंसा लेते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। और यदि कोई बैक्टीरिया वगैरह इस प्रकार के पदार्थ है तो वो श्लेष्मा से चिपक जाएंगे, वो श्लेष्मा से चिपक जाएंगे। तो कहने का मतलब रोम और श्लेष्मा है वो किस में पाए जाते हैं, नासागुहा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, नासागुहा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वायु को फिल्टर करते हैं, छानते हैं, क्या करते हैं, छानकर उसे शुद्ध करते हैं, छानकर उसे क्या करता है, शुद्ध करते हैं। आगे देखो, नासागुहा में, किसमें, नासागुहा में, नासागुहा में वायु गर्म व नम हो जाती है। जब ये छनने की प्रक्रिया होती है तो नासागुहा में जो जाने वाली जो वायु है वो गर्म हो जाती है और हल्की सी नम हो जाती है, हल्की सी उसमें नमी बढ़ जाती है। आगे देखो,
आगे एक नोट लिखा मैंने, ये नोट क्या है, ये नोट ये है कि नासा गुआ जो है, नासा गुआ में एक तो नेजल अस्थि, एक प्री मैक्सिला व मैक्सिला अस्थियां, और इसके अलावा एथेमोइड अस्थियां पाई जाती है या अस्थियों का बना होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि नासा गुआ में या नासा मार्ग में कौन सी अस्थियां पाई जाती है, तो अस्थियों के नाम है एक तो नेजल अस्थि, एक प्री मैक्सिला, एक मैक्सिला एवं एक एथेमोइड अस्थि पाई जाती है। इसी प्रकार जब मैं कान की संरचना बताऊंगा आपको, तो कान में भी 3 अस्थि है। अस्थि का मतलब हड्डी होती है, अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी। विज्ञान की भाषा में अस्थि बोलते हैं, है ना, और हम सामान्य बोलते हैं हड्डी, है ना। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है ना। यहाँ कमर से लेकर घुटने तक की एक ही हड्डी होती है जिसको अपन फीमर बोलते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऐसे ही हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी अर्थात अस्थि कौन सी है, वो है आपके स्टेपीज। कौन सी, स्टेपीज, और वो पाई जाती है कान में। कान में 3 अस्थियां पाई जाती है, 3 हड्डियां पाई जाती है। एक होती है मेलियस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपीज। कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बात, ऐसे ही नासा मार्ग में, ऐसे ही नासा मार्ग में भी 3 अस्थियां या हड्डियां पाई जाती है, 4 अस्थियां पाई जाती है, नेजल, प्री मैक्सिला व मैक्सिला और एथेमोइड अस्थियां पाई जाती है। मतलब इन अस्थियों से हमारा जो नासा गुआ है वो बनी होती है। आगे बात सुन, यहाँ पे जो ये अस्थि है ना, ये यहाँ पे हाथ लगाओ तो कठोर अस्थियां होती है, ठीक है। आगे बात करें, आगे हैं नासा ग्रसनी एवं कंठ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो नासा द्वार हो गया नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है, नासा गुआ वो भी हो गया क्लियर 2 नंबर, ठीक है। अब तीसरा और चौथा साथ में पढ़ते हैं, नासा ग्रसनी एवं कंठ। नासा ग्रसनी एवं कंठ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो नासा ग्रसनी, नासा गुहा खुलता है नासा ग्रसनी में, देखो नासा गुहा ग्रसनी के जिस भाग में खुलती है उसे नासा ग्रसनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको नासा ग्रसनी कहते हैं। मतलब ग्रसनी जो होते हैं वो 2 जगह काम में आती है, वही ध्यान रखना। ग्रसनी ये है, ये यहाँ पे कंठ है, हमारे कंठ के ऊपर का भाग ग्रसनी है ना, जस्ट मुख गुहा के पीछे का भाग। मुख गुहा और कंठ के बीच का जो भाग है वो ग्रसनी। डायग्राम में देखो आप, डायग्राम में कंठ, कंठ के ऊपर और जहां ग्रसनी लिखा हुआ है उस ग्रसनी के नीचे का भाग है ना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके नासा ग्रसनी। क्या कहलाएगा, नासा ग्रसनी कहलाएगा, ठीक है। मतलब कंठों के ऊपर और नासा गुहा के नीचे, ग्रसनी नहीं नासा गुहा, नासा गुहा के नीचे और कंठ के बीच का जो छोटा सा भाग जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रसनी कहते हैं। तो नासा ग्रसनी, सॉरी, नासा गुहा ग्रसनी के जिस भाग में खुलती है उसे नासा ग्रसनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नासा ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। आगे बात सुनो, आगे देखो, नासा ग्रसनी कंठ के माध्यम से श्वास नली में खुलती है। किसमें खुलती है, आगे श्वास नली में खुलती है। डायग्राम में देखो फिर से, ठीक है। नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी के नीचे कंठ और कंठ के नीचे श्वास नली है। तो नासा ग्रसनी कंठों के माध्यम से किसमें खुलेगी, श्वास नली में खुलेगी। किसमें खुलेगी, श्वास नली में खुलेगी। आगे देखो, ग्रसनी में, ग्रसनी में एक पेशीय पल्ला होता है। क्या होता है, एक पेशी से बना हुआ, एक पेशी से बना हुआ इस प्रकार का पल्ला लटकता रहता है ना, ऐसे एक पल्ला लटकता रहता है जिसको क्या कहते हैं, जिसे घाटी ढक्कन, क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन, अथवा इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। अब इस एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन का काम क्या होता है, यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वसन नली में जबकि भोजन भोजन नली में ही जाए, है ना। यहां पर जो ग्रसनी के अंदर जो पेशीय पल्ला लटकता रहता है, आप दर्पण के सामने खड़े होकर, किसके सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर अपने पूरे मुख को खोलना है। इसे तो पूरे मुख को खोलोगे इस प्रकार से, तो यहां ऊपर की तरफ एक पेशीय संरचना लटकती रहती है जिसको अपन अपनी सामान्य भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। जब अपन भोजन को निगलते हैं तो वो जो पेशीय पल्ला होता है या जो ग्रसनी होती है वो श्वास नली को बंद कर देता है, ऊपर से श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन भोजन नली में ही जाए, श्वास नली में ना जाए, ठीक है। इसलिए जब अपन भोजन कर रहे होते हैं, भोजन को चबाते हैं पहले मुंह में, चबाने के बाद में उसको निगलते हैं, निगलते टाइम हम श्वास नहीं ले सकते और आप प्रयास करना भी मत, है ना, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि वो जो एपिग्लोटिस होता है, जैसे ही अपन भोजन को चबाकर निगलते हैं तो वो एपिग्लोटिस उस श्वास नली को बंद कर देता है,
है ना, ताकि भोजन भोजन नली में ही जाए, ठीक है। क्योंकि भोजन नली होती है वो होती है हमारे अलग, यहाँ दो नलियां होती है, एक भोजन नली होती है और एक श्वास नली होती है, दोनों नलियां होती है, ठीक है। तो दोनों यहाँ ग्रसनी में ही खुलती है, दोनों के मुख ग्रसनी में खुलता है और वो पेशीय पल्ला है, भोजन निकलते समय श्वास नली को बंद कर देगा और नॉर्मल अवस्था में वो लटकता रहेगा, श्वास नली को खुला रखेगा। तो उसको बोलते हैं घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं उसको? घाटी ढक्कन। तो ये घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस ये सुनिश्चित करता है कि भोजन भोजन नली में जाए और जो वायु है वो श्वास नली में जाए, ठीक है। तो 2 और 2 कितने भाग हो गए? 2 और 2 4 भाग तो हो गए। आगे देखते हैं अपन। श्वास नली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। कितनी? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कंठ से, कहां से? कंठ से वक्ष गुहा तक फैली होती है। वक्ष गुहा कह दो या फेफड़े कह दो, ठीक है। फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले तक वक्ष गुहा तक फैली होती है। डायग्राम में देखो, डायग्राम में यहां ऊपर कंठ दिखाया गया और कंठ से फेफड़े तक एक लंबी नली है, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबाई की नली होती है, ठीक है, जिसको अपन श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसमें अंग्रेजी के सी आकार के, है ना, अंग्रेजी के सी आकार के पेशीय छल्ले या वलय, मतलब रिंग्स, पेशीय छल्ले या रिंग या वलय होते हैं, जो वायु मार्ग को, किसको? वायु मार्ग को निपतित या चिपकने से बचाते हैं। वायु मार्ग को क्या करते हैं? चिपकने से बचाते हैं, ठीक है। तो श्वास नली होती है, श्वास नली के अंदर गोल गोल वलयाकार छल्ले होते हैं। क्या होता है? यहां से आप पकड़ोगे तो देखो आपको छल्ले नजर आएंगे। अंगुली को दबा के आप इस प्रकार करोगे तो आपकी अंगुली एक छल्ले से दूसरे छल्ले पर जाती हुई आपको प्रतीत होगी, है ना, एक छल्ले से दूसरे छल्ले पर जाती हुई प्रतीत होती है। आप अंगुली को दबा के ऐसा करोगे तो ये जो छल्ले होते हैं अंग्रेजी के सी आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? अंग्रेजी के सी आकार के होते हैं। जैसे मान लें कि ये इस प्रकार श्वास नली है तो ये इस प्रकार से होता है, ये एक सी बन गया, फिर यहां से स्टार्ट होगा इस प्रकार, फिर यहां से स्टार्ट होगा इस प्रकार। तो इस प्रकार के ये छल्ले होते हैं जो श्वास मार्ग को चिपकने से बचाते हैं, निपतित होने से बचाते हैं। यदि किसी दुर्घटनावश से ये सी आकार के पेशियों से बने हुए जो छल्ले टूट जाते हैं तो जो श्वास नली है, जो पाइप की तरह है, तो ये श्वास नली की दोनों दीवारें चिपक जाएगी, व्यक्ति को श्वास नहीं मिल पाएगी और श्वास नहीं मिल पाने के कारण, वायु नहीं मिल पाने के कारण कुछ ही समय में व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। इसलिए कंठू में भी सी आकार के छल्ले होते हैं, इसलिए कंठू और श्वास नली की सुरक्षा होनी बेहद जरूरी है। दुर्घटनाओं में इस चीज का ध्यान रखा जाता है, इसलिए किसी के कंठ है वो मरोड़े नहीं जाते या कंठ नहीं तोड़े जाते। कंठ टूट गए तो फिर श्वसन प्रक्रिया वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये वायु मार्ग को चिपकने से क्या करते हैं? बचाते हैं, ताकि लगातार वायु अंदर जाती रहे। आगे देखो, श्वास नली फेफड़ों के समीप जाकर, जो श्वास नली है डायग्राम में देखो, फेफड़ों के समीप जाकर 2 भागों में विभाजित हो रही है। कितने भागों में विभक्त हो रही है? 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें श्वसनिया कहते हैं। उन दोनों भागों को क्या कहता है? श्वसनिया कहता है। तो श्वसनियों की संख्या कितनी हो गई? 2, एक दाएं फेफड़े में जाएगी और एक बाएं फेफड़े में जाएगी। आगे बात करें, अब बात करें 7वां पार्ट है अपने फेफड़े या फुफ्फुस। तो फेफड़े या फुफ्फुस या अंग्रेजी में जिनको लंग्स बोलते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। देखो, ये मानव के मुख्य श्वसन अंग होते हैं भाई, ध्यान रखना। मानव के मुख्य श्वसन अंग या प्राथमिक श्वसन अंग कौन होते हैं? फेफड़े होते हैं। बाकी तो सहायक श्वसन अंग है, ठीक है, नासिका वगैरह है, श्वास नली है। मुख्य श्वसन अंग है वो फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस होते हैं। आगे देखो, जो पंसलियों, उरोस्ती को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टर्नम, कशेरुक दंड एवं पेशीय डायफ्राम, या जिस डायफ्राम को क्या बोलते हैं? तनुपट से मिलकर बने पंसली पिंजर या परसू का पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। ध्यान रखना, फेफड़े जो होते हैं वो आपको सीधे बाहर से दिखाई नहीं देते। फेफड़ों के ऊपर, डायग्राम में तो सीधे फेफड़े बताए गए, फेफड़ों के ऊपर है वो आपके हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों का बॉक्स होता है ना। 24 पंसलियां होती है। कितनी? 24 पंसलियां। कौन कौन? एक तो आपके पंसलियां, ठीक है, पंसलियां, जो पंसलियां, रिप्स अंग्रेजी में बोलते हैं, रिप्स, ठीक है, ये पंसलियां, ठीक है, जो आगे किससे जुड़े रहते हैं? उरोस्थि, स्टर्नम। आगे किससे जुड़ी रहती? उरोस्थि या स्टर्नम से जुड़ी रहती। यहां आप टच करोगे आगे तो देखो, यहां गले से यहां से लगाकर एक पैर तक एक हड्डी है, आगे ये खत्म हो रही है,
आगे पेट आ गया। तो ये लगभग ये इतनी है ना, अपने हाथ के बराबर, अपने इसके बराबर, थोड़ी सी लंबी उससे, तो इतनी साइज की जो एक हड्डी होती है आगे, उसको बोलते हैं अपन स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम या उरोस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टर्नम या उरोस्थि बोलते हैं। ठीक है, तो ये पंसलियां आगे से तो जुड़ी रहती है उरोस्थि या स्टर्नम से, पीछे आ जाता है कशेरुकदंड, रीढ़ की हड्डी, पीछे क्या आ जाता है? रीढ़ की हड्डी। तो यहां से ये स्टर्नम से जुड़ रही है पंसलियां, और पीछे की तरफ जाकर के कहां से जुड़ रही है? रीढ़ की हड्डी से जुड़ रही है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी से, और नीचे होता है पेशीय डायफ्राम। पेशीय डायफ्राम डायग्राम में देखो, या नीचे एक इस प्रकार की गुब्बदाकार संरचना है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन, एक गुब्बद के आकार की है ना, गुब्बद होता है ना मंदिरों के ऊपर, या वो जो गुब्बद ऐसे, तो ऐसे गुब्बद के आकार की एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं तनुपट या डायफ्राम। तो नीचे डायफ्राम, तो ये सब है, पंसलियां है, उरोस्थि है, कशेरुकदंड है और डायफ्राम, ये मिलकर एक पिंजरा बनाते हैं जिसको बोलते हैं पंसली पिंजर। क्या बोलते हैं? पंसली पिंजर या परसू का पिंजर, क्योंकि पंसलियों को परसू का बोलते हैं। तो परसू का पिंजर का निर्माण करता है। इस परसू का पिंजर में हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। हमारे फेफड़े किसमें सुरक्षित रहते हैं? पंसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। फेफड़े नाजुक है, आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन जो पंसलियों का जो पिंजरा है वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मस्तिष्क, मस्तिष्क बहुत कोमल भाग है शरीर का, है ना, शरीर का बहुत ही कोमल भाग है, लेकिन ये खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। किसके अंदर? खोपड़ी कितनी टाइट है हमारी, तो खोपड़ी के अंदर क्या है? ये जो हमारा मस्तिष्क है वो सुरक्षित रहता है। ऐसे हृदय भी सुरक्षित रहता है, ऐसे ही हमारे फेफड़े भी इस पंसली पिंजर से क्या रहता है? सुरक्षित रहते हैं। आगे देखो, दोनों ओर की शौसनियां, दोनों ओर की जो शौसनियां, दाईं शौसनी और बाईं शौसनी, शौसनियां अपनी ओर के फेफड़ों में, अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करके लगातार उपशाखाओं में विभाजित होती जाती है। लगातार उपशाखाओं में क्या होती जाएगी? विभाजित होती जाएगी। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ठीक है, विभाजित होती जाती है, जिनके अंतिम सिरे फूलकर गुब्बारे नुमा संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। एल्वोलाई या कूपिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देख लो आप, अंतिम सिरे हैं वो फूले हुए हैं। अंतिम सिरे क्या है? फूले हुए। मतलब शौसनियां फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और शाखाओं में बढ़ती जाती है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ से निकलता है एक तना, फिर मान लो 2 शाखाएं निकलती है, उन दोनों शाखाओं से और शाखाएं निकलती है, उन शाखाओं से भी और शाखाएं निकल, तो एक शाखाओं का जाल बिछा रहता है फेफड़ों के अंदर। शाखाओं का क्या रहता है? एक जाल बिछा हुआ रहता है, और अंतिम जो शौसनी होती है, पतली शौसनी, बाल के समान पतली, उनके अंतिम सिरे फूलकर गुब्बारे नुमा संरचनाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुब्बारे नुमा संरचनाएं बनाते हैं, जिनको कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिकाएं। तो आप इस डायग्राम में इसको समझो। तो इस डायग्राम में देखो, एक शौसनी है, वो लगातार उप शाखाओं में विभाजित होती जा रही है, लगातार उप शाखाओं में विभाजित होती जा रही है, और इसके अंतिम सिरे देखो फूले हुए गुब्बारे नुमा संरचनाओं का निर्माण करता है, जिनको बोलते हैं अपन कूपिकाएं। क्या बोलते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखें अपन, आगे कूपिका की झिल्ली विसरण सतह का, किसका? विसरण सतह का कार्य करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसकी झिल्ली से कूपिका एवं रक्त के मध्य O2 व CO2 का आदान प्रदान होता है। आगे बात समझ में। विसरण का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान होना, है ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस का जाना। ठीक है, तो जब अपन श्वास लेते हैं, तो हम जब श्वास लेते हैं तो वायु नासा मार्ग से होती हुई अंत तक कहां जाएगी? कूपिका में जाएगी। भाई नासा मार्ग है, नासा मार्ग से मतलब नासिका छिद्र से नासा गुहा से नासा ग्रसनी से कंठ से श्वास नली से श्वसनिकाओं, फिर अन्य उसकी उपशाखाओं से होते हुए लास्ट में कहां जाएगी? कूपिका में। कहां जाएगी? वायु कूपिका में जाएगी। तो कूपिका की झिल्ली और रक्त के बीच में O2 और CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसको अपन विसरण कहेंगे। ठीक है, और अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि जो कूपिका की जो झिल्ली है वो विसरण के लिए सतह का कार्य करती है। विसरण के लिए किसका कार्य करती है? सतह का कार्य करती है। आगे देखो, फेफड़ों पर एक पतली दोहरी झिल्ली होती है। ध्यान रखना, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के ऊपर एक है दोहरी झिल्ली होती है, बारीक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको अपन बोलते हैं फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। उस डायग्राम में देखो, वहां पे उस डायग्राम के अंदर फेफड़ों के ऊपर 2 झिल्लियां हैं, एक तो बाहर वाली झिल्ली और एक अंदर वाली झिल्ली। इन झिल्लियों को क्या बोलते हैं? प्लूरा कहते हैं। इन झिल्लियों को क्या कहता है? प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों
इन दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस आवरणी तरल। क्या कहता है? फुफ्फुस आवरणी तरल कहता है। तो ये भरा होता है। ये फुफ्फुस आवरणी तरल क्या करता है? घर्षण को कम करता है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो फेफड़े लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। फेफड़े लगातार ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए फेफड़ों में घर्षण उत्पन्न होता है। तो घर्षण को कम करने के लिए ये तरल है वो पाया जाता है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार ये था मानव के श्वसन अंग और श्वसन तंत्र और इसके विभिन्न भाग। अब आगे अपन पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि। किसकी? श्वसन की क्रियाविधि। तो आज इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए उसका लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चैनल पेज पे जाना, चैनल पेज पे जाके अबाउट जो लिखा हुआ प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके पास में अबाउट बना हुआ अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में आप वहां पे देखोगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।